आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स प्रकाशिक यंत्र। ठीक है। सबसे पहले बात ये करते हैं कि प्रकाशिक यंत्र होते क्या हैं आखिरकार। तो मैं आपको बताऊं, प्रकाशिक यंत्र ऐसे यंत्रों को बोलेंगे जिनमें आप प्रकाशिकी की जो सिद्धांत हैं, प्रकाशिकी के जो रूल्स हैं, उनका यूज करेंगे। प्रकाशिकी मतलब हमारी जो ऑप्टिक्स है, लाइट से रिलेटेड जो हमारी स्टडी है, उसके जो भी सिद्धांत हैं, अगर किसी यंत्र में उनका यूज हो रहा है तो ऐसे यंत्र को फिर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, प्रकाशिक यंत्र कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, प्रकाशिक यंत्र किसको बोलते हैं? वे यंत्र जिनमें प्रकाशिकी के सिद्धांत, प्रकाशिकी के सिद्धांत कौन से हैं? जैसे कि परावर्तन, अपवर्तन, इन सब आदि का प्रयोग होता है, प्रकाशिक यंत्र कहलाते हैं। तो ऐसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेंगे जिनमें ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल्स का यूज होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब जिनमें यूज होंगे, जिन यंत्रों में, उन्हें हम प्रकाशिक यंत्र बोलेंगे। तो हमारी इस दुनिया में बहुत सारे प्रकाशिक यंत्र हैं। उनमें से एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो नेचर ने हमको हमारी बॉडी में फिट किया है, उसको प्राकृतिक है और ईश्वर ने हमारी बॉडी में उसको लगाया है, दैट इज आईज। हमारी जो आंखें हैं ये भी एक प्रकाशिक यंत्र है। इनमें भी परावर्तन अपवर्तन होता है और उससे एक इमेज बनती है जिसको हम कहते हैं देखना। तो हम लोग देखते हैं चीज़ों को। तो आज हम लोग जो सबसे पहला हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो हमारा होगा ह्यूमन आई। आगे और भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि माइक्रोस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ये सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम वन बाय वन पढ़ते जाएंगे। लेकिन इन सब में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम स्टडी करने जाएंगे, दैट इज ह्यूमन आई। और ह्यूमन आई हमारी बॉडी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ह्यूमन आई को, ये एक इतनी अच्छी चीज़ है कि हमारी साइंस में इतने सारे डेवलपमेंट हो गए आज तक, लेकिन आज तक हम ह्यूमन आई बना नहीं पाए हैं। इसलिए ये नेचुरल ही होती है, ये गॉड के द्वारा बनाई गई है, नेचर ने हमको दी है। और साइंस के, जैसा कि मैंने बोला कि साइंस के इतने सारे डेवलपमेंट्स होने के बाद भी हम आइज आज भी बना नहीं सकते हैं। तो आइज में क्या होता है, थोड़ा सा देखें। ये उसमें एक गोला रहता है जिसे आप देखते हैं सामने से, किसी की भी आइज में देखिए वाइट कलर का आपको दिखता है सामने से ही। तो इसे हम स्क्लेरा बोलते हैं। इसके लेरा, जिसे आप श्वेत पटल भी कहते हैं, श्वेत पटल के नाम से ये जाना जाता है। ये इतना ऐसा पूरा गोल बना होता है और किसी की भी आंखों में देखिए तो सामने से जब आप देखेंगे तो ये पार्ट आपको वाइट कलर का दिखता है। तो जो किसी की आंखों में देखने से आपको वाइट कलर का पार्ट दिखेगा वो ये पूरा है, ये यहां से पूरा यहां तक का ऐसे। ठीक है। इसमें आइज का जो हमारा आगे का पार्ट होता है, यहां से यहां तक का पार्ट, ये पार्ट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहता है, थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है ये पार्ट, इस तरह से। ये बिल्कुल स्फेरिकल नहीं होता है, ये थोड़ा सा ऐसा उभरा हुआ पार्ट रहता है, आगे का हिस्सा। तो जो हमारा ये स्केलेरा होता है, श्वेत पटल, उसके सामने का हिस्सा ये थोड़ा सा उभरा हुआ बना रहता है और इस पार्ट को ही हम बोलते हैं कॉर्निया। ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है इसे ही हम बोला करते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया क्या होती है मैं आपको बताऊं कि कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट, आप ये समझ लें, ट्रांसपेरेंट स्किन होती है, ट्रांसपेरेंट, बहुत पतली सी, ये पारदर्शी त्वचा जैसे होती है, पॉलीथीन जैसे बस।
आगे की तरफ ये लगा रहता है। तो जितना पोर्शन आपको आसपास सब कैसा दिखता है, व्हाइट, और बीच में अधिकतर आईज में क्या दिखता है हमको, ब्लैक कलर। तो वो जितने में पूरे में ब्लैक टाइप का आपको दिखता है, ब्लैक टाइप का, हमेशा ही सबकी आईज का ये ब्लैक होता है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जितना आपको डार्क कलर दिखता है वो कॉर्निया होता है। और ये जैसे कि मैंने बताया कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी, और ये बहुत पतला होता है, एक झिल्ली जैसे, एक पॉलीथीन जैसे, बस एकदम से कॉर्निया रहता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और बना किस चीज का होता है, मेड ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का बना होता है। और ये इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है कि मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि हमारी साइंस में इतने डेवलपमेंट्स हो जाने के बाद भी आज तक हम कॉर्निया जैसी ट्रांसपेरेंट चीज़ नहीं बना पाए। अभी तक हमारे पास कॉर्निया जितना ट्रांसपेरेंट है, जितना अच्छा ये है, इतनी ट्रांसपेरेंसी आज तक हम साइंस में नहीं बन पाई है। इसीलिए कॉर्निया क्योंकि ट्रांसपेरेंट है और इसे हम साइंस में नहीं बना पाए हैं, इसीलिए जिस भी व्यक्ति की आंख का कॉर्निया खराब हो जाता है, क्योंकि वो कोशिकाओं का बना होता है, सेल्स का बना होता है, तो कॉर्निया खराब हो जाता है, यानी कि उस जिन कोशिकाओं का बना है वो कोशिकाएं टूट गई, खराब हो गई, किसी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गई अगर वो सेल्स, तो उस व्यक्ति को ब्लाइंड होना ही पड़ता है। उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि साइंस में हम इसको बना नहीं सकते। अगर हम बना सकते होते तो जिस भी व्यक्ति की आंख का कॉर्निया डैमेज होता, उसके सेल्स डिसइंटीग्रेट हो जाते, उनको हम वहां से हटा देते और एक दूसरी कॉर्निया बना के उसकी आंख के सामने लगा देते। लेकिन हम तो कॉर्निया नहीं बना सकते, साइंस ने अभी इतना पॉसिबल नहीं हो पाया है। इसलिए जिस व्यक्ति की आंख का कॉर्निया खराब होता है या स्क्रैच आ जाता है इस पे, उस इंसान को अंधा होना ही पड़ता है, उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ, एक तरीका है, एक तरीका ये है कि किसी दूसरे आदमी की आंख का कॉर्निया निकाल लिया जाए और वो कॉर्निया उस व्यक्ति की आंख के आगे कॉर्निया की जगह पर रिप्लेस कर दिया जाए उसको, तो उस आदमी का अंधापन बच सकता है, वो ब्लाइंड होने से बच सकता है। अदरवाइज जिस व्यक्ति की आंख का कॉर्निया डैमेज हो जाएगा, उसके सेल्स डिसइंटीग्रेट्स हो जाएंगे, उस आदमी को ब्लाइंड होना ही पड़ता है, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया एक तरीका है, कौन सा तरीका, एक दूसरे इंसान की आंख का कॉर्निया लाओ निकाल करके और उसको जिस व्यक्ति की आंख का कॉर्निया डैमेज हो गया उस पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, उस पर लगा दिया जाए, तो ऐसा हो सकता है। और इसी को क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति की आंख का कॉर्निया निकाल के दूसरी व्यक्ति की आंख के कॉर्निया की जगह पर ट्रांसप्लांट करना, इसी को तो कहा जाता है नेत्रदान। तो नेत्रदान, आई डोनेशन जो होता है, नेत्रदान में पूरी आंख निकाल के डोनेट नहीं की जाती है, आप हमेशा याद रखें। नेत्रदान में पूरी आंख निकाल के दूसरे की पूरी आंख निकाली जाए और उसकी जगह पर इसको लगाया जाए, ऐसा नहीं होता। नेत्रदान में हम एक व्यक्ति की आंख का कॉर्निया निकालते हैं, बड़ी पतली सी झिल्ली होती है ये, केवल एक, अभी मैंने बताया कि जैसे पॉलीथीन जैसे, छोटी सी एकदम, बस इतनी जगह पर लगी रहती है। आप खुद सोचिए, ये व्हाइट पोर्शन है, ये व्हाइट पोर्शन है, बस इतनी सी जगह पर आगे लगी रहती है ये। तो जितना किसी की भी आंख में आप देखो, जितना डार्क पार्ट दिखता है, व्हाइट दिखता है, व्हाइट के बीच में ऐसा छोटा सा डार्क दिखता है आपको, वो पूरे डार्क वाले हिस्से पर उतनी जगह पर ये ट्रांसपेरेंट स्किन लगी हुई है जिसे आप कॉर्निया बोल रहे हो। तो नेत्रदान में एक व्यक्ति की आंख का कॉर्निया निकाल कर ही दूसरे व्यक्ति की आंख में लगाया जाता है। नेत्रदान में पूरी आंख दान नहीं की जाती, पूरी आंख नहीं निकाली जाती है, केवल ये झिल्ली निकाल के उसकी आंख में लगा देते हैं। तो ये मैंने किसके बारे में आपको बताया, कॉर्निया, ठीक है। अच्छा, हमारी आईज में जो इमेज बनेगी, जो भी इमेज हमारी आंख में बनेगी, वो इमेज बनने के लिए हमको एक पर्दा चाहिए। भाई कहीं भी इमेज बनती है तो उसके लिए एक पर्दा चाहिए होता है,
तो यहां पर भी हमको एक पर्दा चाहिए, स्क्रीन चाहिए जिसको आप बोलते हैं। तो वो स्क्रीन कहां पर है? आंसर है वो स्क्रीन यहां पर है, अंदर, अंदर की तरफ वो स्क्रीन है। और इस स्क्रीन में असंख्य कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स। ये तो यहां पर असंख्य कोशिकाएं होती हैं और इमेज बनने के लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए हम जिसको देखते हैं उसका इमेज हमारी आंख के अंदर बनता है। तो इमेज बनने के लिए मैंने बताया हमको एक स्क्रीन चाहिए और उस स्क्रीन का काम कॉर्निया के जस्ट सामने ये वाला पार्ट करता है। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना में बहुत सारी सेल्स होती हैं, असंख्य कोशिकाएं होती हैं। रेटिना में क्या होती हैं? सेल्स, और बहुत सारी सेल्स होती हैं। ये सेल बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे आप यूं मान लें कि जैसे सोलर सेल आपकी होती है। सोलर सेल है, आपने छत में लगाई या कहीं भी लगाई सोलर सेल को, सोलर सेल में सन से ऐसा लाइट आकर पड़ी। जब सूर्य से लाइट आकर पड़ती है तो इन सेल्स में एक वोल्टेज क्रिएट होता है, सभी में वोल्टेज क्रिएट होता है और इसके बाद उनसे करंट बनती है। करंट बन के आपके घर में आती है या बैटरी में ले जाते हैं उसको चार्ज करने के लिए। बिल्कुल लगभग ऐसा ही फंक्शन आप समझ सकते हैं रेटिना में उपस्थित इन कोशिकाओं का। जैसे कि मैंने बताया असंख्य कोशिकाएं यहां पर होती हैं, ये सेल्स जो यहां पर होती हैं वो असंख्य, और इन पर भी जब बाहर से कहीं से हम कोई चीज देखते हैं तो यहां से, क्योंकि ये पोर्शन कैसा है? ट्रांसपेरेंट, यहां से लाइट अंदर एंटर करती है। तो आप याद रखें आपकी आंख में जो व्हाइट पार्ट है वहां से लाइट अंदर नहीं जाती। जो डार्क पार्ट आपको सामने दिखता है आंखों में, बस ही जगह से केवल लाइट अंदर जाती है। अभी और देखेंगे कहां से लाइट अंदर जाती है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है तो इतनी ही जगह से लाइट अंदर जा सकती है, ठीक है। और जा करके सामने ये रेटिना है और रेटिना पर बहुत सारी क्या है? कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, इन पर वो लाइट पड़ती है। जब इन पर वो लाइट पड़ती है तो ये सभी कोशिकाएं अपना अपना वोल्टेज बनाती हैं। ये सभी कोशिकाएं अपना अपना वोल्टेज बनाती हैं और वोल्टेज बना करके जो इनसे करंट चलती है, वोल्टेज के जो सिग्नल चलते हैं वो चल करके ब्रेन पर पहुंचते हैं। और उसके लिए यहां पर ऐसे वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी नर्व सेल्स रहती हैं, बहुत सारी नर्व्स होती हैं। ये इनको आप बोलते हैं नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स कह सकते हैं आप इन्हें। ऑप्टिकल नर्व्स जिनको कहते हैं। तो फिर से देखिए मैंने क्या बताया आपको, ये अंदर का पोर्शन क्या है? रेटिना। रेटिना किसका काम करेगा? आंसर है रेटिना एक तरीके से स्क्रीन का काम करेगा, इसी में इमेज बनेगी। रेटिना पर इमेज कैसे बनती है? क्या होता है रेटिना में? तो रेटिना में असंख्य कोशिकाएं होती हैं, सेल्स रहती हैं। जब यहां से लाइट एंटर करती है और इन कोशिकाओं पर पड़ती है जाकर के, तो सभी कोशिकाएं उन पर पड़ने वाली लाइट के अनुसार, किसी पर कम लाइट पड़ी, किसी पर ज़्यादा पड़ी, जिन उन कोशिकाओं पर पड़ने वाली लाइट के अनुसार वो एक एक वोल्टेज तैयार करती हैं। वो वोल्टेज का जो वोल्टेज बनता है उसके सिग्नल, वो वोल्टेज सिग्नल या यूं कह सकते हैं करंट, सभी सेल्स में एक एक ये ऑप्टिक नर्व से जुड़ी रहती है, ठीक है। प्रकाशिक नर्व इनको बोलते हैं और सभी सेल से इनका कनेक्शन होता है। तो जैसे ही वोल्टेज बनी, हर कोशिका से एक एक करंट चली और यहां से सब जगह से, और ये करंट चलकर ऐसा पीछे हमारे ब्रेन में चली जाती है।
ये पीछे जाती है कहाँ पर, ब्रेन में हमारे जाती है। तो इन कोशिकाओं, रेटिना पर उपस्थित कोशिकाओं से लेकर के ऑप्टिक नर्व्स के मदद से वो सारा का सारा वोल्टेज सिग्नल जो लाइट आने से इन कोशिकाओं ने बनाया है, वो पूरा का पूरा वोल्टेज सिग्नल कहाँ पहुंचता है, हमारे ब्रेन में पहुंचता है। और हमारे ब्रेन को सेंसेशन होता है, ब्रेन में जाकर उसकी एक इमेज छपती है, उस हमको सेंस होता है कि हमारी आईज में कुछ बना, और वही चीज हमको दिखाई देती है। तो आप जानते हैं हमारे देखने का सिस्टम कितना बड़ा है, हमारे देखने का सिस्टम बहुत बड़ा है। ये पूरा सब कुछ मिला के हमारे देखने के सिस्टम में आईज तो शामिल ही हैं, हमारे देखने के सिस्टम में ऑप्टिकल नर्व्स भी शामिल है और ब्रेन भी शामिल है। तो हमारा जो देखने का पूरा सिस्टम है उसमें आंख से लेकर के ब्रेन तक का पूरा पार्ट शामिल है। अब इस पूरे सिस्टम में कहीं पर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इंसान को दिखना बंद हो जाएगा। बाई चांस आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ऑप्टिक नर्व्स में प्रॉब्लम आ गई, तो ये उचित सिग्नल ब्रेन को नहीं भेजेंगे। अगर सिग्नल ब्रेन को नहीं भेजेंगे तो भी हमको नहीं दिखेंगी चीज। यहां सब कुछ सही है, ब्रेन में जाके कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, तो भी हमको चीजें नहीं दिखेंगी। या ये सब कुछ सही है, यहां पर कोई प्रॉब्लम हमारी आईज में, तो भी हमको चीजें नहीं दिखेंगी। तो हमारे देखने का जो सिस्टम है उसमें सिर्फ एक चीज नहीं है, हमारे देखने के सिस्टम में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। आईज भी होती हैं, आईज के सारे पार्ट तो अपनी अपनी जगह है ही, उसके साथ ये ऑप्टिकल नर्व्स भी है और साथ में ये ब्रेन भी है। और इस पूरे देखने के सिस्टम में कहीं पर भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो हमको दिखना बंद हो जाएगा। बात समझ आई आपको? तो बाई चांस आप कोई चीज देख रहे हैं, कोई चीज देख रहे हैं तो उसकी इमेज कैसे बन रही है, अभी मैंने बताया। यहां से लाइट जाएगी, रेटिना पर उपस्थित कोशिकाओं पर पड़ेगी, कोशिकाएं अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट के अनुसार वोल्टेज क्रिएट करेंगी। वो वोल्टेज का जो सिग्नल बनेगा वो सिग्नल ऑप्टिकल नर्व्स के जरिए से हर कोशिका के साथ एक एक ऑप्टिक नर्व जुड़ी रहती है, एक एक ये ऑप्टिक नर्व जुड़ी रहती है। तो जो वोल्टेज सिग्नल ये बनाएंगी कोशिकाएं, शेल्स, वो ऑप्टिक नर्व्स के जरिए से यहां से ब्रेन तक पहुंचना है और हमको हमारे सामने उपस्थित चीज दिख रही है। अब उसी वक्त कोई आता है और आ करके आपके सर में ऐसा जोर से मार देता है, या कोई चोट लग जाती है। आप साइकिल से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, आपको अचानक चोट लग जाती है, आप गिर जाते हैं, कोई पत्थर आ गया रास्ते पे तो आप गिर जाते हैं। उसमें फिर क्या होता है कि आपके माइंड में जब चोट लगती है यहां पर सर में, तो सर में चोट लगने से हमारी जो ये सेल्स होती हैं इनमें ये चोट लगने का भी एक, क्योंकि झटका लगा, जैसे ही झटका लगा हमारे सर को, तो इन ऑप्टिक नर्व्स ने, ये जो सेल्स बनी हुई हैं, इनमें एक नया वोल्टेज क्रिएट हुआ। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, सामने जो भी वस्तुएं थे उनसे सिग्नल आते थे, आपको उनसे लाइट आती थी और वो चीज आपको दिख रही थी, क्योंकि वही वाला वोल्टेज क्रिएट होता था। अब आप गिर गए या किसी ने आके आपको जोर से मार दिया, तो क्या होता है, जब जोर से मारा तो सर आपका ऐसा हिला और उसके हिलने से इन कोशिकाओं में एक नई वोल्टेज पैदा हुई झटके की वजह से। झटका लगा ना, तो झटका लगने से इन कोशिकाओं में एक नई वोल्टेज पैदा हुई। जब नई वोल्टेज पैदा हुई तो पहले कौन सी वोल्टेज बन रही थी, जो चीजें हमारे सामने हैं उनसे लाइट आती थी, वोल्टेज सिग्नल बनता था, ब्रेन को जाता था, चीजें हमको दिखती थी। लेकिन उसी दरमियान किसी ने हमको डंडा मार दिया, सर में चोट लग गई, हम गिर गए साइकिल से। फिर क्या होगा, झटके की वजह से एक दूसरे प्रकार की वोल्टेज हमारी सेल्स में बनना शुरू हो गई। अब वो दूसरे प्रकार की वोल्टेज बनने के कारण हमें कुछ समझ में नहीं आता, कुछ चमकता हुआ दिखता है लेकिन हमको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता। तो हम लोग कहने लगते हैं कि इतनी जोर से मारा कि दिन में तारे दिख गए। हाँ, तो ये होता है, इसीलिए दिन में तारे दिखते हैं। तो दिन में तारे दिखना ये झूठ बात नहीं है, ये सच है।
कि आप कोई काम कर रहे हैं, वहां आप सामने देख रहे थे, अचानक से आपको कोई चोट लगी या आपको किसी ने मारा, उस सिचुएशन पे उसके झटके की वजह से एक नए तरीके का वोल्टेज सिग्नल हमारी रेटिना पर उपस्थित कोशिकाओं में बना और वो सिग्नल भी ब्रेन को पहुंचा। वो सिग्नल ब्रेन को पहुंचा तो ब्रेन हमारा झटके को समझ नहीं पाता कि अचानक से क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया समझ नहीं पाता, लेकिन कुछ चमकता हुआ हमको दिखता है। अगर कुछ चमकता हुआ दिखता है तो हम बोल देते हैं कि हमको दिन में तारे दिखते हैं। तो हो सकता है ऐसा, और ये सच बात है। तो दिन में तारे दिखना पॉसिबल है। इस तरीके से इमेज बनती है और हमारे ब्रेन को सेंसेशन होता है और वो चीजें हमको दिखना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब ये जो इमेज बन रही है, इमेज बनाने के लिए हमको कम से कम 2 चीजों की जरूरत है। उन 2 चीजों के बगैर हम इमेज नहीं बना सकते। कौन सी 2 चीजें चाहिए इमेज बनाने के लिए? पहली चीज तो इमेज बनाने के लिए हमको चाहिए लेंस। कोई लेंस होगा, लाइट उस पर पड़ेगी तो इमेज बनेगी ना। एक तो हमें इमेज बनाने के लिए लेंस चाहिए और दूसरा हमें इमेज बनाने के लिए प्रकाश की पर्याप्त मात्रा चाहिए। हाँ, एक चीज और मैं उससे पहले आपको बताऊं, ये जो कॉर्निया होता है, इसकी सेफ्टी के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए हमारी पलकें होती हैं। ये जो पलकें आप देखते हैं, ये सुरक्षा करती हैं किसकी? कॉर्निया की। अभी मैंने आपको बताया कि कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट और सेल्स का बना हुआ मटेरियल रहता है, पतली सी झिल्ली रहती है, और जिसकी आंख में ये वाला चीज खराब हो गई उसको अंधा होना ही पड़ेगा। तो इसकी सुरक्षा के लिए कुछ तो इंतजाम किया होगा नेचर ने। तो इसकी सुरक्षा के लिए नेचर ने इंतजाम किए, एक आईलिड्स हमारी बनाई हुई है। आईलिड्स मीन्स पलकें बनाई हुई हैं। वो पलकें सुरक्षा करते हैं। कहीं से कोई धूल मिट्टी का कण आता है, कोई कीड़ा आता है, तो आपने देखा होगा ये इतनी सेंसिटिव होती हैं आईलिड्स हमारी कि कोई चीज ऐसे आती है ये अपने आप बंद हो जाती है पहले ही। आपने गौर किया होगा इस चीज को। हाँ, आप बिल्कुल समझ ही ना पाओ और वो काम बड़ी तेजी से हो जाए तो कभी कभी हमारी आंख में कीड़ा चला जाता है, धूल मिट्टी चली जाती है तो आंख में किरकिराहट होती है। लेकिन ये इतनी सेंसिटिव होती हैं कि कोई अगर आपकी आंख के पास जाकर ऐसा करता है अचानक से, तो ये उतनी तेजी से एक्शन दिखाती हैं और बड़ी जल्दी अपने आप को बंद कर लेती हैं। अपने आप बंद हो जाएगी, उसके लिए आपको अलग से सोचना नहीं पड़ता है कुछ भी। ये इतनी सेंसिटिव होती हैं। तो हमारी पलकें किसकी सुरक्षा करती हैं? कॉर्निया की सुरक्षा करती हैं। कॉर्निया की सुरक्षा में आईलिड्स को लगाया गया है। तो यहाँ बाहर की तरफ आईलिड्स लगी होती हैं। उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि आईलिड्स केवल सेफ्टी के लिए है, ऑप्टिक्स से उसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ठीक है, फिर मैं वापस आता हूं अपनी बात पर कि मैं बता रहा था इमेज बनाना है तो आपको कम से कम कितनी चीजें जरूरी है? 2। एक तो एक लेंस चाहिए जो इमेज बनाएगा, ठीक है, और दूसरी चीज हमको क्या चाहिए? लाइट की सफिशिएंट क्वांटिटी, प्रकाश की पर्याप्त मात्रा, क्योंकि प्रकाश की पर्याप्त मात्रा ना होने से इमेज नहीं बनेगा। जैसे प्रकाश की अगर एक निश्चित मात्रा से कम मात्रा है तो भी इमेज नहीं बनेगा। अगर प्रकाश की क्वांटिटी एक निश्चित क्वांटिटी से ज्यादा है तो भी इमेज नहीं बनेगा। कैसे? मैं दोनों के एग्जाम्पल आपको क्लियर करता हूं। आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं, अंधेरे कमरे में आपको कोई चीज नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वहां प्रकाश की मात्रा कम है, एक निश्चित क्वांटिटी से भी कम है, इसलिए आपको चीजें वहां नहीं दिखती। आप एक व्हाइट पेज, अपनी पढ़ने की जो बुक है या कॉपी है, व्हाइट पेज वाली एक कॉपी सूर्य के सामने रोशनी में रख देते हो, सनलाइट में रखते हो, बड़ी जोर से रोशनी आती है, उससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट वापस जाना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि हम उस समय भी नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो पेज बहुत तेज से चमक रहा होता है, हमें अक्षर साफ नहीं दिखाई देते उस समय भी। अब अगर हमें अक्षर साफ नहीं दिखाई देते हम तो भी नहीं पढ़ पाते। अब हम क्यों नहीं पढ़ पाए? अब तो लाइट बहुत थी, क्योंकि अब लाइट एक डेफिनिट क्वांटिटी से, एक फिक्स क्वांटिटी से लाइट कैसी हो गई है, अब ज्यादा हो गई, इस वजह से भी हम नहीं देख पाते। तो अब आपको एक बात समझ में आ रही है कि किसी भी चीज को देखने के लिए, इमेज देखने के लिए, चाहे जिस चीज का हो, हमारी आंखों पे
एक सफिशिएंट क्वांटिटी की लाइट पहुंचना जरूरी है। ना हमको बहुत ज्यादा लाइट जानी चाहिए और ना उस सफिशिएंट क्वांटिटी से कम लाइट चाहिए। एक निश्चित मात्रा की प्रकाश हमारी आंखों पर पहुंचना चाहिए। दूसरा, हमको दूसरी चीज कौन सा चाहिए? लेंस चाहिए, जो कि वस्तुओं का इमेज बनाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों चीजों में हम जो चीज स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे कि प्रकाश की पर्याप्त मात्रा कैसे पहुंचेगी हमारी आंखों पर। तो प्रकाश की जो पर्याप्त मात्रा हमारी आंखों पर पहुंचेगी, उसके लिए नेचर ने हमारी आंख के भीतर और कॉर्निया के जस्ट पीछे, आंख के अंदर और कॉर्निया के तुरंत पीछे एक शटर लगाया है बढ़िया। और ये इतना गजब का शटर है कि ऐसा शटर भी अभी तक हम साइंस में नहीं बना पाए हैं। हमारी साइंस के इतने सारे डेवलपमेंट्स हो जाने के बाद ऐसा शटर हम नहीं बना पाए। और ये कॉर्निया के जस्ट पीछे यहां पर ये शटर रहता है, यहां पर। ऐसा ये एक शटर रहेगा इस तरीके से। कैसा शटर होता है मैं आपको बना के दिखाता हूं, आप देखो। जब आप सामने से देखोगे तो ये शटर आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। और इस शटर में क्या खास बात है कि हम बना नहीं पाए इसको? इस शटर में ये स्पेशलिटी है कि जब आप शटर को खोलोगे तो शटर ऐसे खुलता है, देखो ऐसे चारों तरफ से, चारों तरफ से ये ऐसा, अगर ऐसा ये पूरा बंद है, चारों तरफ से ये बराबर ऐसे खुलता है। अब लाइट की मात्रा पर्याप्त है या पर्याप्त नहीं है, इसका अंदाजा हमको कैसे लगेगा? आंख के भीतर पर्याप्त मात्रा में लाइट प्रवेश कर रही है नहीं कर रही है, इसका पता हमको कैसे लगेगा? इसका पता हमको ब्रेन से लगता है। अगर लाइट की पर्याप्त मात्रा आंख में नहीं जा रही है तो हमको ब्रेन से सिग्नल आता है शटर थोड़ा और खोलो, तो हम शटर थोड़ा और खोलते हैं, फिर लाइट की सफिशिएंट क्वांटिटी उसमें इंटर करती है। लाइट अगर ज्यादा जाने लगी है तो भी हमको ब्रेन से सिग्नल आता है कि शटर थोड़ा कम करो, बंद करो, ताकि लाइट की पर्याप्त मात्रा हमारे तक पहुंचे और हमको चीज देखने में आसानी हो। तो लाइट की मात्रा पर्याप्त है, ज्यादा है या कम है, इसका हमको कैसे पता चलता है? ब्रेन से पता चलता है। ब्रेन हमको सिग्नल देता रहता है कि लाइट कम है, शटर थोड़ा बड़ा करो, लाइट ज्यादा है, शटर छोटा करो। ये ब्रेन से सिग्नल आता रहता है। और इस शटर की स्पेशलिटी क्या है कि ये शटर ऐसा खुलता है, चारों तरफ से एकदम बराबर ऐसे खुलता है। हमने बोला शटर, ब्रेन से सिग्नल आया कि अभी भी लाइट कम है, ये पूरा ऐसा बंद है, शटर का ढक्कन यहां लगा हुआ है, ये चीज खुली इतनी सी बस। हमको ब्रेन से सिग्नल आया कि लाइट कम है, शटर थोड़ा और खोलो, तो हम शटर थोड़ा और खोलते हैं। और वो शटर कैसे खुलता है? देखो, वो शटर ऐसा खुल जाता है, थोड़ा ये और ऐसा खुल जाता है, और चारों तरफ से बिल्कुल बराबर खुलता है। तो मैंने अभी बताया कि ये चीज भी हम अभी तक अपनी साइंस में नहीं बना पाए। और ये ऐसा पूरा बंद रहता है, ये केवल खुला हुआ हिस्सा कहां पर है? ये बीच में केवल हिस्सा खुला हुआ है आपका। तो ये शटर इस तरीके से खुलता है और बंद होता है। इसको हम अपनी साइंस की भाषा में बोलते हैं आइरिस। तो ये जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये बीच का हिस्सा ब्लैक कलर का जो स्पॉट दिखता है आपको, उसको हम आइरिस ही बोलते हैं, ठीक है। अगर लाइट अभी भी सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होगी तो हम और क्या वो करेंगे, हम और थोड़ा शटर ओपन करेंगे, शटर और ओपन करके हम इतना बड़ा कर देंगे। अब कितनी जगह से लाइट जाएगी बताएं? यहां से लाइट जाती है या ये जो बीच का हिस्सा यहां से लाइट जाती है? जो बीच का हिस्सा है यहां से लाइट एंटर करती है। तो ये शटर में, जैसे कि मैंने बताया, आइरिस का जो शटर होता है ये इतना गजब का होता है कि इतना अच्छा शटर अभी तक हम नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि ये शटर बिल्कुल गोल ऐसा खुलता चला जाता है चारों तरफ से। हाँ, थोड़ा बहुत हमने कोशिश किया है इसको बनाने की,
कैमरे वगैरह में, कैमरे वगैरह में बनाने की कोशिश किया है तो उसमें बहुत सारी पट्टियां लगाकर बनाई जाती हैं। इसको बहुत सारी पट्टियां लगाते हैं, ऐसे 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 बहुत सारी पट्टियां ऐसे लगाते हैं, और उसको आपने देखा होगा कैमरे से फोटो लेते समय उसको ऐसा घुमाया जाता है आगे पकड़ करके। तो जब घुमाते हैं तो वो शटर ऐसे धीरे धीरे बंद होते जाता है, और जब घुमाते हैं तो धीरे खुलता भी जाता है। तो पर्याप्त मात्रा लेनी है हमको लाइट की, इसके मुताबिक हम शटर को बंद करते हैं और खोलते हैं। लेकिन वो जो शटर कैमरे में लगा होता है वो चारों तरफ से बिल्कुल गोल नहीं बना पाते हैं, उसको ऐसे 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 बहुत सारी पट्टियां लगाकर बनाया गया, गोल बिल्कुल नहीं बना पाते हैं। वो शटर जो कैमरे में लगा है वो हम ऐसे बनाया है, हमने इस तरह से वो शटर बनाया गया है, ऐसा बना हुआ है। तो जब उसको बंद करते हैं तो ये पट्टियां सब एक दूसरे में ऐसा सटती चली जाती हैं, जगह छोटी हो जाती है, लाइट कम आने लगती है। जब हम खोलते हैं तो फिर ऐसा होता है, जगह बढ़ जाती है, लाइट ज़्यादा आने लगती है। लेकिन इसके जैसा बिल्कुल ये गोल बन जाए ऐसा हम नहीं कर पाए। और इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? आइरिस। बात समझ में आई? और आइरिस में लाइट कितनी जगह से अंदर जाती है? तो लाइट बीच में जो स्पॉट आपको दिखता है बस इतनी जगह से लाइट अंदर जाती है केवल, यहां से लाइट अंदर नहीं जाती। ये अपारदर्शी चीज है, ये जो आप देख रहे हैं, केवल इतनी जगह से लाइट अंदर जाती है। इसको आप विंडो मान सकते हैं, खिड़की मान सकते हैं, इतनी जगह से लाइट अंदर जाती है। और जिस जगह से लाइट अंदर जाती है इसी हिस्से को हम बोलते हैं प्यूपिल। इसी को क्या बोला जाता है? प्यूपिल। अब मैं आपको याद दिलाता हूं क्योंकि सभी लोगों ने दर्पण में अपने अपने आंखें तो कभी ना कभी देखी होंगी। आप ध्यान से देखिए, आपकी आंख में अगर आसपास कैसा है? व्हाइट, व्हाइट के बीच में जो डार्क कलर ब्लैक दिख रहा है, ये पूरा ब्लैक क्या है? आइरिस। और आइरिस के बीच में भी आप देखो तो एक और छोटा सा काला बिंदु दिखता है, वो प्यूपिल होता है। कुछ समझ में आ गई? अगल बगल का व्हाइट पार्ट क्या है? स्क्लेरा, श्वेत पटल। उसके बीच में जो ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा है ये क्या चीज है? आइरिस। और ये यहां पर पूरा शटर लगा हुआ है, लाइट केवल इतने में से अंदर जाती है बस, और लाइट कहीं से नहीं जाती। और ये शटर कैसा है कि बिल्कुल गोल खुलता है और सर्कुलर में ही ऐसा बंद होता है। इतनी बढ़िया क्वालिटी इसकी है, समझ आ रहा है आपको? और बीच का जो ये हिस्सा है ये कैसा है? प्यूपिल। प्यूपिल का कलर कैसा होता है बता सकते हैं आप? ब्लैक। और ये सबकी आंखों में ब्लैक ही होता है। दुनिया में कुछ भी हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे ह्यूमन हो, जिसकी भी आईज हैं उसमें प्यूपिल का कलर हमेशा कैसा होता है? ब्लैक। क्यों? प्यूपिल का कलर ब्लैक क्यों होता है? तो आंसर है प्यूपिल तो कुछ होता ही नहीं है। प्यूपिल जिसका हमने नाम रखा है ये तो कुछ होता ही नहीं है, यहां तो बस गेट खुला है। अब आप सोचो, अगर आपके घर का गेट खुला है तो उस जगह पर क्या है? उस जगह तो कुछ नहीं है ना। तो कुछ नहीं है तो क्या दिखता है हमको? तो जब आपके घर का गेट खुला होता है, या अगर हम ये दरवाजा यहां का खोल दें तो सामने से देखने वाले को क्या दिखेगा? सामने की दीवार दिखेगी। वही चीज है यहां पर। ये आइरिस कहां है? तो आंसर है ये जो हमने बनाई है, ये शटर हमने बनाया है, यही है आइरिस। और ये जो बीच का पोर्शन है जहां से लाइट अंदर जाती है वो ये है। ये क्या चीज है? प्यूपिल। समझ आ रही है आपको? तो प्यूपिल का कलर मैं बता रहा था ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि प्यूपिल नाम की जिसको हमने नाम रखा है प्यूपिल, ऐसे तो उस जगह तो कुछ होता ही नहीं है। यहां का शटर ऐसे खुला है, आप कहीं जा रहे हैं और अगर किसी दुकान का शटर खुला हुआ है तो आपको सामने से देखने पर क्या दिखता है? उसके पीछे की दीवार दिखती है। ऐसा ही जब यहां से देखेंगे आप तो सामने से यहां से क्या दिखेगी आपको? रेटिना दिखेगी। और रेटिना का कलर कैसा होता है? ब्लैक। इसलिए प्यूपिल वाली जगह हमेशा, हर इंसान की आंख का प्यूपिल का कलर कैसा होता है? ब्लैक।
क्योंकि मैं फिर बता दूं, प्यूपिल वाली जगह पर, प्यूपिल जिसको बोलते हैं उस जगह तो कुछ होता ही नहीं है। प्यूपिल वाली जगह तो एक खुला हिस्सा है। तो जब वहां से हम झांक के देखते हैं, इसमें जब झांकते हैं तो हमको क्या देखो, यहां पर हम देखेंगे तो हमको आइरिस दिखेगी, यहां हम देखेंगे तो हमको आइरिस दिखेगी। लेकिन अगर आप इस जगह से सामने से देखोगे तो क्या कुछ दिखेगा? यहां तो कुछ है ही नहीं। आपको सीधे यहां पर क्या दिखती है? रेटिना दिखती है। और रेटिना का कलर कैसा होता है? ब्लैक। इसलिए दुनिया में जितनी भी आईज हैं, चाहे वो ह्यूमन की हो, एनिमल की हो, चाहे वो बर्ड्स की हो, इन सब की आईज का प्यूपिल हमेशा कैसा दिखेगा? आपको ब्लैक कलर का ही दिखेगा। इसके अलावा कोई दूसरा कलर हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्यूपिल में जब हम झांक के देखते हैं तो हमको रेटिना दिखती है, और रेटिना सभी की आंखों का ब्लैक होता है। ठीक है। आइरिस, ये जो कलर आप देखते हैं कि किसी की आंखें भूरी होती हैं, ब्राउन, किसी की आंखों का कलर ब्लैक होता है, किसी की आइज का कलर ब्लू होता है, तो ये कलर आइरिस का होता है। तो हमारी आंख में कलर किसके पास रहता है? हमारी आंख में कलर आइरिस का होता है। तो आप जब किसी की आंखें देखते हो फिर बोलते हो कि इनकी आंखें तो ब्राउन कलर की हैं। तो आंखें ब्राउन कलर की हैं तो ब्राउन कलर का कौन होता है? आइरिस होता है। किसी की आंखें अगर ब्लू कलर की हैं तो वो ब्लू कलर किसका होता है? आइरिस का होता है। किसी की आंखें अगर ब्लैक कलर की हैं तो वो कलर किसका होता है? आइरिस का होता है। और प्यूपिल का कलर हमेशा कैसा रहेगा? प्यूपिल का कलर तो हमेशा ही ब्लैक रहेगा, क्योंकि प्यूपिल तो कुछ होता ही नहीं है, वो ओपनिंग है। और उस जगह से जब हम देखते हैं तो हमको सामने की दीवार दिखती है, रेटिना दिखता है, और रेटिना का कलर ब्लैक रहता है। तो ये आइरिस के बारे में बातें हो गई। और ये शटर ऐसे खुलेगा, बिल्कुल सर्कुलर, और सर्कुलर ही बंद होगा। हाँ, इसका जो शटर है, इसके शटर से हमारी कैमरे के में लगा हुआ शटर में एक अच्छाई है खाली। क्या अच्छाई है? अब आप देखो, बाई चांस हमारी आंखों में इमेज बनने के लिए लाइट की सफिशिएंट क्वांटिटी कुछ चाहिए। बाई चांस जो हमारी आंखों पे प्रतिबिंब बनने के लिए लाइट की सफिशिएंट क्वांटिटी चाहिए 20। मान लिया कि अगर 20 लाइट रेस आएंगी तो हमारी आंखों पर अच्छी चमकदार इमेज बनेगी। अब हम बाहर गए, धूप में निकले, दिन का समय है, बहुत दूर से धूप खिली हुई है, तो हम वहां जा रहे हैं। हमारी आंखों में इमेज बनने के लिए कितनी लाइट रेस चाहिए? 20। जबकि सन से आने वाली लाइट में तो बहुत सारी लाइट रेस है, उसमें से आ रही 100। तो बाहर हम हैं और 100 लाइट रेस आ रही, जबकि हमारी आंखों में कितनी चाहिए? केवल 20। तो क्या करते हैं हम? शटर को क्या करना पड़ेगा? आ कितनी रही है? 100। इमेज बनाने के लिए कितना चाहिए हमको? 20। तो आपको आपके आइरिस का शटर क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा शटर कर लेते हैं और 20 लाइट रेस केवल जाने देते हैं। हमारे आइज में साफ क्लियर इमेज बनता है और हमको चीजें दिखती हैं। अब धूप से अचानक हम अपने कमरे में आ गए। अगर हम अपने कमरे में आ गए अचानक से, तो कमरे में तो लाइट कम है। बाहर जब थे तो सन में कितनी लाइट आ रही थी? 100। हमको 20 चाहिए थी, तो हमने अपना शटर छोटा कर लिया था आइरिस का। अब जब कमरे के अंदर आ गए तो वहां पर लाइट ही 5 है केवल, जबकि इमेज बनाने के लिए हमको कितनी लाइट चाहिए? 20। अब क्या होगा? अब हमको अपने शटर को क्या करना पड़ेगा? बड़ा करना पड़ेगा। तो हम अपने शटर को बड़ा करते हैं, लेकिन अब ये प्यूपिल को बड़ा करने में, प्यूपिल को बड़ा करने में हमको थोड़ा वक्त लगता है। एकदम से प्यूपिल ऐसा बड़ा हो जाए, हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं है। लेकिन हमारे कैमरे का शटर हम जब चाहें तुरंत छोटा कर दें, जब चाहें घुमा के तुरंत बड़ा कर सकते हैं उसको। तो इसके शटर से, हमारे कैमरे के शटर में केवल एक अच्छाई है कि हम इसको बहुत जल्दी छोटा और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन प्यूपिल को बहुत जल्दी बड़ा और छोटा नहीं कर सकते। तो आप जितनी देर धूप में रखते हैं उतनी देर आपके आंख का ये जो ब्लैक के भीतर भी एक ब्लैक छोटा सा पॉइंट बना होता है, प्यूपिल जिसको कहते हैं, वो छोटा रहता है। और जब आप कमरे के अंदर आते हैं जहां पर
उतनी लाइट नहीं है जितनी बाहर है, तो उतनी देर तक प्यूपिल आपकी आंख का कैसा रहता है, बड़ा रहता है। कुछ बात समझ आ रही है आपको? इसीलिए थोड़ा सा वक्त लगता है और 2-3 मिनट लग जाते हैं, उसके बाद आपको कमरे की चीजें भी साफ दिखने लगती हैं, क्योंकि जितना प्यूपिल आपका खुला था उससे केवल 5 लाइट रेज अंदर जा रही थी। अब हमने प्यूपिल बड़ा किया और बड़ा करके फिर 20 जाने लगी, तब हमको चीजें दिखना शुरू हुई। तो थोड़ा सा वक्त लगता है, ये आपने भी गौर किया होगा। इस तरह से आइरिस, प्यूपिल, प्यूपिल का कलर ब्लैक, कलर अगर किसी की आंखों में है तो वो सिर्फ आइरिस का कलर होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये तो किसकी व्यवस्था हो गई, लाइट की पर्याप्त मात्रा अंदर जाए, हमने इसका अरेंजमेंट कर लिया। अब इमेज बनाना है हमको, तो इमेज बनाने के लिए हमको लेंस चाहिए, तो इसमें हमें एक लेंस लगा रहता है। वो लेंस कहां लगेगा, देखिए वो लेंस अब इसके पीछे लगेगा, यहां पर वो लेंस ऐसा लगा रहता है। यहां पर ऐसा एक लेंस लगा रहेगा, और ये जो लेंस यहां लगा रहता है, ये एक कॉन्वेक्स नेचर का लेंस लगा होता है, ऐसा इसकी शेप होती है। ये शेप रेगुलर लेंस की शेप नहीं होती, थोड़ा सा ये लेंस इरेगुलर होता है। ऐसा एक उत्तल लेंस लगा होता है और अंदर की तरफ थोड़ा सा ये बल्ज्ड रहता है, निकला हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है। तो ये क्या चीज है, ये है जिसको हम बोलते हैं आई लेंस। आई लेंस का नेचर कैसा होता है, कॉन्वेक्स, उत्तल इसका नेचर होता है। उत्तल लेंस यहां लगा होता है, लेकिन इस उत्तल लेंस के जैसे मैंने बोला शेप, इसका जो आकार होता है वो नियमित आकार का नहीं होता, थोड़ा सा अनियमित होता है, बीच में अंदर की तरफ थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है। और ये लेंस जहां लगा रहेगा, उनको पकड़ने के लिए हमारी मसल्स चाहिए। तो इस लेंस को, ये जो यहां पर आप देख रहे हैं, ये मसल्स पकड़े रहती हैं इसको। इन मसल्स के बीच में ही ये लेंस टिका रहता है। तो ये जो मसल्स आप देख रहे हैं, इनको बोला जाता है सिलियरी मसल्स। ये भी सिलियरी मसल्स हैं और ये भी सिलियरी मसल्स हैं। तो ये सिलियरी मसल्स के बीच में ऐसा लेंस आपका पूरा फंसा रहता है, वही इस मसल्स इसको पकड़ के रखती हैं, जकड़ के रखती हैं। ये सिलियरी मसल्स के बीच में लेंस होता है। ये जो लेंस होता है आई लेंस, मैं बताऊं, ये प्रोटीन का बना लेंस होता है। प्रोटीन का बना होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और नेचर कैसा होता है इसका, उत्तल लेंस होता है, नियमित शेप का नहीं होता, अनियमित आकृति आकार होता है, थोड़ा सा इसका अंदर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है। ये आई लेंस, और आसपास उनको साधने के लिए, उसको टिकाने के लिए कौन रहता है, सिलियरी मसल्स रहती हैं, सिलियरी मांसपेशियां रहती हैं, और मांसपेशियों के बीच में लेंस टिका रहता है। फिर से आई लेंस का नेचर क्या होता है, उत्तल की अवतल, उत्तल लेंस इसका नेचर होता है। इसकी शेप नियमित होती है या अनियमित होती है, अनियमित होती है। अंदर की ओर थोड़ा सा बल्ज्ड रहता है, निकला हुआ, उभरा रहता है। ये काहे का बना होगा, प्रोटीन का बना रहता है ये लेंस। बात समझ में आ रही है? और इसको कौन पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है, सिलियरी मसल्स इसको जकड़ करके रखती हैं। समझ में आया? और इस लेंस में एक बड़ी खास बात है, देखो क्या खास बात है इस लेंस में। जैसे ऐसा मान लो, ये हमारी सिलियरी मसल्स हैं, ये भी हमारी सिलियरी मसल्स हैं, और उनके बीच में ये लेंस एक ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर सिलियरी मसल्स को हमने थोड़ा सिकोड़ा, ऐसे सिलियरी मसल्स को थोड़ा सा हमने क्या किया, दबाया थोड़ा सा हमने। जब सिलियरी मसल्स को हम दबाएंगे
दबा करके सिलेरी मसल्स को ऐसे कर दिया, तो ये लेंस का क्या होगा? तो आंसर है लेंस ऐसा मोटा हो जाएगा। देखो अभी लेंस ऐसा है पतला सा, सिलेरी मसल्स यहां पर है, यहां पर है। हमने सिलेरी मसल्स को क्या किया? थोड़ा सा दबाया, जोर डाला मांसपेशियों से और जोर डालकर इसको थोड़ा सा दबाया। जब जोर डाल के दबाएंगे तो लेंस पतले से अब कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। अब ये बताइए, अगर लेंस मोटा हो गया तो इसकी वक्रता त्रिज्याएं बढ़ गई कि घट गई? पहले वक्रता कम थी, कम उड़ा हुआ था, वक्रता कम थी तो वक्रता त्रिज्या ज्यादा थी। अब और ज्यादा मुड़ गया तो वक्रता क्या हो गई? बढ़ गई। वक्रता बढ़ जाने से वक्रता त्रिज्या क्या हो गई? आर कम हो गई। पहले वक्रता त्रिज्याएं कैसी थी? ज्यादा। अब वक्रता त्रिज्याएं कैसी हो गई? कम हो गई। अगर वक्रता त्रिज्या कम हो गई तो आपने लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 1/f इज इक्वल टू p इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला। अब आप देखें, अगर रेडियस कम हो जाएंगी, त्रिज्याएं छोटी हो जाएंगी, तो त्रिज्या छोटी होने से हर कैसा हो गया? छोटा। अगर हर छोटा हो गया तो पावर क्या क्या होगा? पावर घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी पावर। तो जब सिलेरी मसल्स के बीच में लेंस ऐसा रहता है और अगर हमने थोड़ा सा भी सिलेरी मसल्स को दबाया, जोर डाला उन पे, जोर डालने से आर का क्या होगा? कम हो जाएगी। अगर आर कम हो जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस लेंस की क्षमता क्या हो जाती है? इस लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। क्षमता बढ़ जाती है इसका मतलब फोकस दूरी घट जाती है। बात समझ में आई? तो आप देखो, फोकस दूरी पहले कैसी थी? ज्यादा। पावर पहले कैसी थी? कम। हमने जब सिलेरी मसल्स को दबाया तो आर क्या हो गई? कम हो गई। आर के कम होने से क्षमता का क्या हुआ? क्षमता बढ़ गई। क्षमता के बढ़ने से फोकस दूरी क्या हो गई? फोकस दूरी कम हो गई। तो हमको ये क्यों करना पड़ता है? देखो, ये लगातार हम लोग करते रहते हैं। जैसे अगर हमको बिल्कुल पीछे वाले स्टूडेंट को देखना है या बिल्कुल सामने की दीवार देखनी है, तो हमको फोकस दूरी कैसी चाहिए? ज्यादा। फोकस दूरी हमको कैसी चाहिए? ज्यादा चाहिए। और अगर हमको अचानक से ऐसे अपने हाथ को देखना है तो अब हमको फोकस दूरी कैसी चाहिए? कम फोकस दूरी चाहिए अब हमको। अगर हमको बीच में कोई चीज देखनी है तो हमको उतनी फोकस दूरी चाहिए। तो हम इस लेंस में इतनी सुविधा है कि आप इसकी फोकस दूरी को मांसपेशियों को दबा के या रिलैक्स्ड करके आप इस लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर सकते हो। और ये काम हम लगातार करते रहते हैं। जितनी देर हम जगते हैं, जितनी देर हमारी आंखें खुली होती हैं, ये काम हम लगातार करते रहते हैं। क्यों? मैंने अभी आपको बताया। क्या बताया? क्या करना पड़ता है बताएं? दूर की चीजें देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी ज्यादा करनी पड़ती है। फोकस दूरी ज्यादा करने के लिए मांसपेशियों को दबाएंगे या रिलैक्स्ड छोड़ देंगे? रिलैक्स्ड छोड़ देंगे। समझ आ रही है? अगर हमें कोई पास की चीज देखनी है तो हमको फोकस दूरी को क्या करना है? कम करना है। फोकस दूरी कम करने के लिए हम मांसपेशियों को क्या करेंगे? दबाएंगे थोड़ा सा, ये रिलैक्स्ड छोड़ देंगे, थोड़ा दबाएंगे। तो अब आप खुद समझ सकते हो, जितनी देर आपकी आंखें खुली रहती हैं और जितनी देर आप जगते हैं उतनी देर तो ये बार बार होता रहता है ना। कभी हम दूर की चीज देखते हैं, कभी हम पास की चीज देखते हैं। हमें आपको देखना है तो हम पास वाले बच्चे को देखते हैं तो मांसपेशियां दबानी पड़ती हैं। दूर वाले बच्चे को देखते हैं तो मांसपेशियां रिलैक्स्ड रखनी पड़ती हैं। हमको किताब अगर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो जितनी देर आप पढ़ाई करते हो, जितनी देर तक आप पढ़ाई करते हो बुक से, कॉपी से अपने घर में, उतनी देर तक आप दूर में देख रहे हो कि पास देख रहे हो? पास देख रहे हो। और पास देखने के लिए फोकस दूरी कम करनी पड़ती है। फोकस दूरी कम करने के लिए मांसपेशियां दबानी पड़ती हैं। तो अगर आप घर में 3 घंटे 4 घंटे लगातार पढ़ रहे हो तो चारों घंटे मांसपेशियां क्या करनी पड़ती हैं? दबा के रखनी पड़ती हैं। तो पूरा दिन तो आप ये करते ही हो,
कभी दूर की चीज देखने के लिए मांसपेशियों को रिलैक्स रखते हो, पास की चीज देखने के लिए मांसपेशियों को दबाते हो। तो तभी आप देखते हो अगर लगातार आप 1-2 घंटे पढ़ते रहते हो ऐसे पास में रखे हुए, तो आंखें बिल्कुल ऐसा लगता है थक गई हैं। फिर आप दूर करके ऐसे बड़ी करके आंखों को देखते हो ताकि ये क्या हो जाए, रिलैक्स्ड हो जाए। तो जितनी देर आप जगते हो, जितनी देर पढ़ाई करते हो, उतनी देर मांसपेशियों को लगातार काम करना पड़ता है। और काम करना पड़ेगा तो मांसपेशियां क्या हो जाएंगी, थक जाएंगी। मांसपेशियां क्या हो जाएंगी, थक जाएंगी। अगर मांसपेशियां ये थक गई, सिलेरी मांसपेशियां, तो थक जाने पर आपको क्या करना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। तभी रात तक, शाम तक आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय तक मांसपेशियां आपकी पूरी तरीके से क्या हो चुकी हैं, थक चुकी हैं। आपने स्कूल में भी पढ़ाई की, आपने घर में भी पढ़ाई की और किताब को पास में रख के पढ़ा, मांसपेशियां लगातार 3 घंटे 4 घंटे दबी रहीं, उसमें मांसपेशियां बहुत थक गई और आपको सोना पड़ता है। इसीलिए नींद क्यों आती है, इसलिए नींद आती है हमारी, क्योंकि सिलेरी मसल्स क्या हो जाती हैं, टायर्ड हो जाती हैं, थक जाती हैं, और उनको आराम देने के लिए हमको सोना ही पड़ता है। आप सोओगे नहीं तो उनको आराम नहीं मिलेगा, इसलिए आपको सोना पड़ता है। ये बात आपको समझ आ गई सारी चीजें। और एक चीज मैं बताऊं, ये लेंस जो होता है, आई लेंस, हमारा आई लेंस की जो फोकस दूरी रहती है, ये फोकस दूरी लगभग 2.5 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होती है। ये जो लेंस होता है हमारा नेत्र लेंस, नेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर, लगभग 1 इंच के बराबर। लगभग मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि किसी में ये थोड़ी छोटी होती है, किसी में थोड़ी बड़ी होती है। तभी आप कहते हो कि उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं या इनकी आंखें छोटी छोटी हैं, तो ऐसा होता है। किसी में ये थोड़ा 1 इंच के आसपास रहता है, किसी में थोड़ा बड़ी साइज में, किसी में थोड़ा छोटे साइज में। और एक चीज मैं बताऊं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर। और नेत्र का ये गोला जो होता है, इसका भी व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये जो हमारा पूरा गोला होता है, नेत्र गोलक जिसको आप बोलते हैं, तो पूरा नेत्र गोलक का व्यास भी लगभग कितना होता है, 2.5। अब देखो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी, 2.5, नेत्र गोलक का व्यास कितना, 2.5। तो जब समांतर किरणें यहां से आएंगी, लेंस पर पड़ने वाली समांतर किरणें कहां मिलती हैं, रेटिना पर मिलती हैं। मैं पूछ रहा हूं लेंस पर आने वाली समांतर किरणें कहां पर मिलती हैं, जाकर अपवर्तन के बाद फोकस पर मिलती हैं, मिलती है फोकस पर। अब ये लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 2.5। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, व्यास 2.5। तो जब समांतर किरणें यहां से आती हैं तो अपवर्तन के बाद वो कहां मिलती हैं, जाके रेटिना पर, इतनी दूरी पर, क्योंकि रेटिना बना हुआ है। तो ये नेचर ने बड़ा सोच समझ के सब कुछ बनाया है, बड़े अच्छे से उन्होंने इसको सेट किया हुआ है कि हमारा नेत्र लेंस का, आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो भी 2.5 के लगभग, और जो हमारा नेत्र गोलक होता है वो भी 2.5 का सेंटीमीटर का डायमीटर उसका होता है, उसका व्यास रहता है। समझ में आया आपको? इस तरीके से आप दूर और पास की चीजें देख सकते हो। देखो नेत्र लेंस में इतनी बड़ी क्षमता होती है कि हम चाहें तो इसकी फोकस दूरी को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्षमता ज्यादा कर सकते हैं। क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। आप क्षमता कम नहीं कर सकते, एक मिनिमम पावर उन्होंने दी है नेचर ने खुद, आप उस पावर को बड़ा कर सकते हो, आप उससे ज्यादा कम नहीं कर सकते। हाँ कोई डिफेक्ट आएगा फिर पावर कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया लेंस, सिलेरी मसल्स। और आपने ये भी सीखा कि आपको सोना क्यों पड़ता है। ये जबरदस्ती सोना पड़ेगा आपको भाई, तो थोड़ा थोड़ा जरूर सोइए रोज, ताकि आपकी सिलेरी मसल्स क्या होती रहे, रिलैक्स्ड होती रहे, और अगले दिन फिर से पढ़ने के लिए आप बढ़िया वैसे ही तैयार हो सकें। पुराने समय में जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में दिखाया जाता है, जो सीरियल दिखाए जाते हैं, आपने देखा होगा, उसमें जो लड़ाइयाँ होती थी, धनुष बाण से लड़ाइयाँ होती थी। तो धनुष बाण से जो लड़ाइयाँ होती थी,
उनमें क्या होता था कि दिन भर धनुष चलते थे, लेकिन रात में जो वो धनुष को रखते थे तो उसमें जो धागा लगा होता है उसको प्रत्यंचा बोलते हैं। तो रात में जब वो लोग अपना धनुष रखते थे, आके टांगते थे, तो उसकी प्रत्यंचा उतार के टांगते थे, वो धागा उतार देते थे उससे। क्यों? क्योंकि अगर वो धनुष में लगातार प्रत्यंचा चढ़ी रहेगी तो एक समय ऐसा आएगा इसका तनाव कम हो जाएगा, तनाव इसका लॉस हो जाएगा, तनाव खो ही जाएगा, और फिर इसकी मारक क्षमता उतनी नहीं रहेगी, ये उतनी दूर तक एरो नहीं भेज सकेगा, इसलिए उसको भी रिलैक्स करना पड़ता था। इसी तरीके से आपको भी दिन भर आप पढ़ाई करोगे, इसके बाद रात में अपनी सिलेरी मसल्स को आपको रिलैक्स करना ही पड़ेगा, ताकि फिर से अगले दिन तक उतने अच्छे से आप परफॉर्मेंस दिखा सकें आपकी आईज। इसीलिए अगर 1-2 दिन सोने को नहीं मिलता तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है फिर। और ऐसा माना जाता है कि जिस इंसान को लगातार 10-11 दिन तक सोने को ना मिलेगा वो इंसान की मौत हो जाएगी। वो बीमार नहीं पड़ेगा, मौत हो जाएगी। बीमार होगा पहले, और अगर 10-11 दिन लगातार सोने ना दिया जाए तो मर जाएगा इंसान, ऐसा माना जाता है। अच्छा, तो ये हमने बात कर दी सिलेरी मसल्स और आई लेंस की। और एक चीज देखिए, क्योंकि ये लेंस प्रोटीन का बना होता है और हम इस लेंस को जिंदगी भर सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसको प्रिजर्व रखना चाहते हैं। जैसे आप खाना बनाते हैं और वो खाना सुबह की बनी हुई चीज, कोई चीज शाम तक अच्छी बनी रहे या खराब ना हो, उसके लिए आप उसको कहाँ रखते हो? फ्रीज में। तो वो टेम्परेचर ऐसा रखती है ताकि वो खाना सुरक्षित रहता है और आप उसका यूज शाम को दोपहर में कर सकते हो। ऐसे ही ये लेंस हमारा जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर ये खत्म तो समझो इमेज बनना बंद हो जाएगी, इसी से तो इमेज बनती है। तो हम इसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसको हम प्रिजर्व्ड रखना चाहते हैं। हम इसको प्रिजर्व्ड कैसे रख सकते हैं? तो हम इसको प्रिजर्व्ड ऐसे रख सकते हैं कि हमने इसके पीछे और यहां अगले हिस्से पर पानी भर दिया, लेकिन वो पानी थोड़ा अलग टाइप का होता है, लिक्विड भर दिया हमने। समझ में आया? और वो जो लिक्विड भरा रहता है, वो लिक्विड क्या करता रहता है? वो लिक्विड हमारे आई लेंस को प्रिजर्व्ड रखता है, सुरक्षित रखता है और बढ़िया बना के रखता है जब तक डिफेक्ट नहीं आएगा। तो इसके पीछे जो द्रव भरा होता है, इसके पीछे भी यहां द्रव भरा होता है। मैं इससे पहले एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, और आगे साइड यहां पर भी बेटा द्रव भरा रहता है, यहां पर भी आगे की तरफ भी लिक्विड भरा रहेगा। अब देखो, ये सिलियरी मसल्स और ये आई लेंस, फिर ये सिलियरी मसल्स, ऐसा बनने से हमारी आईज 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक ये पीछे का पार्ट, एक ये आगे का पार्ट। 2 भागों में बट गई कि नहीं बट गई? नहीं समझ आया? ये एक गोला है और इसमें अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये कितने भागों में डिवाइड हो गया? 2 भाग में डिवाइड हो गया। ये पीछे का जो भाग होता है, पीछे का पार्ट, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर पार्ट, अंदर का भाग, इंटीरियर पार्ट। ये आंख का हमारी आंतरिक भाग है। और ये वाला जो पार्ट होता है जो बाहर साइड होता है, इसको क्या बोला जाएगा? ये वाले पार्ट को इसको बोलेंगे एक्सटीरियर पार्ट। एक्सटीरियर पार्ट मतलब बाहरी हिस्सा। इंटीरियर पार्ट में एक लिक्विड भरा रहता है, इस लिक्विड को बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर। और इंटीरियर पार्ट में भी एक लिक्विड भरा रहता है, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इनमें से एक द्रव को आपने पढ़ा होगा काचाभ द्रव, और एक द्रव को कौन सा? जलीय द्रव, काचाभ द्रव। आई थिंक मुझे हिंदी में इसका थोड़ा सा नहीं आइडिया है। ये एक्वस ह्यूमर मेरे ख्याल से जलीय द्रव भरा रहता है। ये जो यहां पर भरा होता है एक्सटीरियर पार्ट में, ये जो द्रव यहां पर भरा रहता है, इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जलीय द्रव। और जो अंदर की तरफ भरा रहता है
ये काचाभ द्रव, शायद आप मिला लीजिएगा जाके घर में बुक से, पर शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। आपने 10th में तो पढ़ा हुआ है, बताओ ना किसको बोलते हैं, इसको कौन सा द्रव बोलते हैं? काचाभ द्रव, कंफर्म। इसको विट्रियस ह्यूमर कहेंगे और इसको कौन सा बोलेंगे? एक्वस ह्यूमर बोला जाएगा। तो ये जो दोनों तरफ से द्रव भरा रहता है ना, ये दोनों तरफ से लिक्विड जो भरा रहता है, ये लिक्विड क्या करता रहता है? ये लिक्विड लेंस को प्रिजर्व्ड रखता है, उसको सुरक्षित रखता है, उसको संरक्षित रखता है, बनाए रखता है, उसको खराब होने से बचाता है उसको। तो इतनी सारी चीजें आपकी आईज में है और इतने एक्शन। और एक दो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हमारी आईज में यहां पर थोड़ा ऊपर की तरफ यहां पर एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है, इसे हम बोलते हैं येलो स्पॉट। कौन सा स्पॉट बोलते हैं? येलो स्पॉट। येलो स्पॉट हिंदी में पीत बिंदु, याद आया आपको? तो ये एक पीत बिंदु होता है। और देखिए इसी रेटिना पर इस जगह पर एक पॉइंट होता है जहां से सारी नर्व सेल्स ऐसा अंदर जाती हैं, इसको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट हिंदी में अंध बिंदु, ब्लैक स्पॉट भी आप बोल सकते हैं। अब देखिए रेटिना पर ये दो स्पेशल स्पॉट होते हैं, स्पेशल पॉइंट्स होते हैं। इनके काम क्या है तो मैं आपको बताऊं। रेटिना का जो ये येलो स्पॉट होता है, ये सबसे लाइट के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, और जो ये ब्लाइंड स्पॉट है ये लाइट के लिए बिल्कुल सेंसिटिव नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हमारी रेटिना पर दो स्पेशल स्पॉट्स हैं, कौन कौन से? येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट, पीत बिंदु और अंध बिंदु। इन दोनों बिंदुओं में सबसे ज्यादा लाइट के लिए सेंसिटिव कौन सा स्पॉट है? येलो स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है। कैसे? ऐसे कि हमारी आंख पर जिस वस्तु का प्रतिबिंब येलो स्पॉट पर बनता है वही चीज हमको साफ दिखती है। वो हमको कैसी दिखती है? साफ। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जब मैं यहां पर कोई चीज लिखने के लिए आता हूं तो आप अपनी, हाँ हमारी आंख में एक बड़ी बढ़िया सुविधा है, हमारा जो आई बॉल है वो ऐसे ऐसे घूम सकता है, ऐसे ऐसे भी घूम जाता है, ऐसे ऐसे भी घूम जाता है। समझ रहे? हम बिना सर घुमाए ऊपर की चीज भी देख लेते हैं, बिना सर घुमाए नीचे की चीज भी देख लेते हैं, राइट लेफ्ट सब देख लेते हैं। तो फिर कुछ तो घुमाना पड़ता है। तो क्या घुमाते हैं हम उस समय? हम अपना आई बॉल घुमाते हैं। आंख का जो ये गोला है इसको हम ऐसा घुमा के देख लेते हैं। क्यों घुमाते हैं आप? इसलिए घुमाते हैं कि अभी हम यहां पर खड़े हैं तो आप सभी लोग हमको देख रहे हो। समझ आया? अब आप सभी लोग हमको देख रहे हो तो हमारा इमेज आपके आंख पर बिल्कुल क्लियर बना हुआ है, साफ इमेज बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने आई बॉल को घुमाया और हमारा इमेज कहां बना लिया? आपने पीत बिंदु पर बना लिया, और पीत बिंदु पर बनने वाला इमेज आपको सबसे साफ दिखता है। अब हम अगर यहां पर लिखने आ गए, कोई चीज हम यहां पर ऐसा लिख रहे हैं, अब आपने सब ने अपनी आई बॉल घुमाई और यहां पर रख दिया, तो ये चीज आपको कैसी दिखने लगी? साफ। अब थोड़ा सा सोचिए, जब मैं यहां पर था, आपने आई बॉल घुमाया और आई बॉल को ऐसा सेट कर दिया कि हमारा इमेज आपकी आंख पर कहां बनने लगा? पीत बिंदु पर, और हम आपको क्लियर दिख रहे हैं। उस वक्त बिना आई बॉल घुमाए और बिना सर घुमाए वहां कोशिश करो देखने की, ना आई बॉल घुमाइए और ना सर घुमाइए, उसको देखने की कोशिश करो, आपको साफ नहीं दिखेगा। आई बॉल घुमाइए नहीं, आप घुमा देते हो ऐसे करके, घुमाओ नहीं। जिस समय आप हमको देख रहे हो उस समय आप, हमारे इमेज कहां बन रहा है आपकी आंख पर? पीत बिंदु पर। ठीक है? अब आपको आई बॉल, ये जो सफेद वाला गोला है, घुमाना नहीं है। आप प्लीज मत घुमाइए और बोर्ड के उस कोने को प्रयास करिए समझने की, देखने की। जैसे मैं इस बच्चे को देख रहा हूं और मैं अपनी आई बॉल घुमाऊंगा नहीं, लेकिन मैं इस बच्चे को भी देखना चाहता हूं, पर ये हमको साफ नहीं दिख रहा है।
मैं इधर के स्टूडेंट्स को भी देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसको देख रहा हूं और मुझे अपनी आई बॉल घुमानी भी नहीं है। आई बॉल घुमाऊंगी नहीं, मैं इन स्टूडेंट्स को देखता हूं पर ये स्टूडेंट्स मुझे साफ नहीं दिखते। क्यों? क्यों साफ नहीं दिखते? दिखता है कि कुछ है लेकिन साफ नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि इस बच्चे का इमेज मेरी आंख पर कहां बना है? पीत बिंदु पर। और इन बच्चों का इमेज हमारी आंख पर पीत बिंदु पर नहीं बना है, इसलिए वो साफ नहीं दिखते हमको। समझ में आया? तो जब आप ये आई बॉल ऐसे ऐसे करा करते हो तो क्यों कर रहे हो आप? जिस चीज को आपको देखना है उसी चीज का, अगर मुझे ये वाला बल्ब देखना है, मुझे ये वाली फोटो देखनी है, तो मैं क्या करता हूं? आई बॉल को ऐसे घुमाता हूं और मुझे वो फोटो दिख जाती। क्यों? क्योंकि उस समय उसका इमेज सीधे आकर कहां बन रहा है? हमारी पीत बिंदु पर बनता है, इसलिए दिख जाता है हमको। बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज और कि पीत बिंदु ऊपर ही क्यों होता है? थोड़ा सा आंखों में जो येलो स्पॉट होता है वो थोड़ा ऊपर साइड क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा काम कौन सा करते हैं? चलने का। सबसे ज्यादा काम आप चलने का करते हो, होता है कि नहीं होता? और चलते समय हमको कहां देखने की जरूरत रहती है? ऊपर कि नीचे? कहां देखने की जरूरत रहती है? ऊपर, नीचे कि सामने? अच्छा, सामने देख के चलोगे तो नीचे गड्ढे में घुस जाओगे। सबसे ज्यादा आपको कहां देखने की जरूरत रहती है? नीचे देखने की जरूरत रहती है। सामने आप देख लेते हो लेकिन नीचे देख के चलना पड़ता है। अब आप सोचिए, अगर आप लगातार सामने देख के चलते रहोगे तो आप सामने आए हुए पत्थर से टकरा जाओगे, गड्ढे में घुस जाओगे। कोई छोटा बच्चा होगा, अब आप सामने देखते हुए चले जा रहे हो, कोई छोटा बच्चा है उसको टक्कर लग जाएगी। तो सबसे ज्यादा आपको कहां पर देखने की जरूरत पड़ती है? नीचे की तरफ। इसलिए पीत बिंदु थोड़ा कहां होता है? क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इमेज कहां की बनती रहे? यहां की बनती रहे, नीचे की इमेज बने। इसलिए जो येलो स्पॉट होता है वो कहां पर होता है? येलो स्पॉट जो होता है वो ऊपर साइड हल्का सा होता है, क्योंकि ज्यादा काम हमारा नीचे देखने का होगा। तो नीचे की चीज से जब लाइट जाएगी तो येलो स्पॉट पर इसका इमेज साफ बनेगा। बिल्कुल, बात समझ में आई? अच्छा, ये ब्लाइंड स्पॉट है। जब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आपके इस बिंदु पर बनता है वो चीज आपको साफ नहीं दिखती। कैसे देखना, ध्यान से समझना। हम अपनी आंख का ब्लाइंड स्पॉट निकाल के बता सकते हैं कहां है। देखो, ये मैं अपनी फिंगर का टिप देखना चाहता हूं, या ये रेड कलर में देखूंगा। उसके लिए हमें ध्यान रखना है, ना सर घुमाना है ना आई बॉल घुमानी है। आप बिल्कुल सामने देखते रहोगे, इसको इसी जगह आपको देखना है, बस सामने देखो। अब आप इसको नीचे ले जाओ और ऊपर ले जाओ। तो आप जब नीचे ले जाते हो तो आप देखते हो सामने देख रहे हो, पर यहां भी वो चीज लगभग हल्की फुल्की आपको क्या होती है? लगभग नजर आती, कुछ है यहां पर। समझ आ रहा है आपको? लेकिन जब आप इसको ऊपर ले जाते हो तो यहां तक दिख रही है, अभी दिख रही है, अभी दिख रही है, अब दिखना बंद हो गई। हमको अब दिखना बंद हो गई। तो हमको दिखना बंद हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इससे जो लाइट रे आ रही होगी हमारी आंख पर प्रवेश किया और उसका इमेज कहां बना होगा? जाके ब्लाइंड स्पॉट पर बन गया होगा। इसलिए वो चीज हमको दिखना क्या हो गई? बंद हो गई। तो यहां अगर जाने वाली चीज हमको दिखना बंद हो जाएगी, इसका मतलब बस यहां से सीधे एक लाइन मिलाएंगे और आंख के अंदर जब ये जाएगी तो कौन से पॉइंट पर? ब्लाइंड स्पॉट पर, और ये हमको दिखना बंद हो जाएगी। तो ये ब्लाइंड स्पॉट, कभी कभी आपने देखा होगा टेबल पर आपका सारा कुछ रखा है, कॉपी किताबें पेन, आपकी सारी पढ़ाई की सामग्री सब वहां पर रखी हुई है, और आपने उसमें अपनी घड़ी भी रख दी, कुछ और चीजें रख दिया। अब आप टेबल में ढूंढ रहे हो, देख रहे हो, तो वो आपको नहीं दिखती। फिर आप मम्मी को बुलाते हो, ये हमारी चीज कहाँ रखी है? वो आती हैं और कहती हैं ये नहीं रखी है क्या, ले आओ। अब आप देखो टेबल पर वो चीज पड़ी है, आप भी देख रहे हो, मम्मी भी देख रही हैं, आपको नहीं दिखती है, मम्मी को दिख जाती। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप ऐसी जगह पर खड़े होगे उस समय कि वो वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा होगा? ब्लाइंड स्पॉट पर। इसलिए वो चीज आपको नहीं दिख रही, और मम्मी उधर से आई या इधर से आई, उनकी आंख पर उसका प्रतिबिंब कहां बन गया?
येलो स्पॉट पर उनको वो चीज दिख जाती। तो कभी कभी सामने रखी हुई चीज हमको नहीं समझ में आती, दिखती है। उस समय जरूर ऐसा हुआ होगा कि उसका प्रतिबिंब कहां बन गया होगा, ब्लाइंड स्पॉट पर बन गया होगा, और इसीलिए हम उसको देख नहीं पाए। समझ आ रहा है? कभी कभी आप गाड़ी चला के जाते हो और बगल से एक आदमी ऐसे आ जाता है और आप नहीं देख पाते हो, आपकी टक्कर हो जाती है। फिर बाद में आप सोचते हो कि यार हम देख क्यों नहीं पाए, आया तो ये यहीं से होगा, फिर हम देख क्यों नहीं पाए इसको। तो आप इसीलिए ही नहीं देख पाए हो। क्यों? हो सकता है उस समय उस व्यक्ति का प्रतिबिंब आपकी आंख पर कहां पर बना होगा, ब्लाइंड स्पॉट पर बना होगा, इसलिए आप उसको नहीं देख पाए होगे और आपकी टक्कर हो गई। इसलिए बड़ा सोच समझकर साइकिल, कार, बाइक जो भी ड्राइव करते हैं, आप सोच समझकर ड्राइव करिए। ये हमारा ह्यूमन आई है। क्या ये ह्यूमन आई के बारे में अब आपको कुछ बातें समझ में आई? नहीं समझ में आया? तो ह्यूमन आई से रिलेटेड कुछ बातें अभी और भी हैं, जैसे इसका नियर पॉइंट क्या है, निकट बिंदु, दूर बिंदु, समंजन क्षमता, इनके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड आई होप कि आज ह्यूमन आई आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज इतना ही रखेंगे फिजिक्स में, नेक्स्ट क्लास में बाकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।